हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी 9 फरवरी को क्या है कि दो आईपीओ एक साथ ओपन होने वाले हैं, 9 से लेकर 11 फरवरी के बीच में। एक तो फ्रैक्टल एनालिटिक्स का आईपीओ, दूसरा है आई फाइनेंस का आईपीओ। अब क्या है कि दोनों की डिमांड ज़्यादा तो अभी नहीं चल रही है, ठीक है। बट फिर भी लोगों के मन में ये होता है कि भाई इनका कंपैरिजन किया जाए कि भाई दोनों में से बेस्ट कौन सा है, ताकि हमें पता चले कि ये सही रहेगा, इस पर रिस्क लेना चाहिए, इस पर नहीं लेना चाहिए। काफ़ी लोग क्या होता है कि भाई घर के अलग अलग फैमिली मेंबर से अप्लाई करते हैं, फंड लिमिटेड होता है, तो चाहते हैं कि भाई एक अच्छा आईपीओ हो तो उसके अंदर ही ज़्यादा फोकस करें। भाई अलग अलग फैमिली, जैसे हमारे पास 1 लाख रुपए है, भाई 5-6 लॉट लगाने का जो भी पैसा होगा तो हम एक ही जगह लगाएं ताकि हमारा थोड़ा चांसेस बढ़े। तो बेस्ट कौन सा है तो वो हम जान लेंगे, लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग दोनों के हिसाब से। तो इसको क्या है कि हम 5 पॉइंट्स पर कंपेयर करेंगे। 5 पॉइंट से क्या है कि अलग अलग क्लैरिटी आ जाएगी। पहला हम देखेंगे सेक्टर। भाई सेक्टर हमेशा इसीलिए जरूरी है कि ये तय करता है कि आज की टाइम में डिमांड कैसी है, प्रेजेंट में, फ्यूचर में कैसी डिमांड रहेगी। क्या ये जो सेक्टर है फ्यूचर में डिमांड करेगा, मतलब इसकी डिमांड रहेगी नहीं रहेगी, तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये लॉन्ग टर्म का थोड़ा सपोर्ट कर देता है कि भाई हाँ, ये लॉन्ग टर्म में ये सेक्टर देखना काफी जरूरी है। दूसरा देखेंगे हम पेयर कंपैरिजन, फैक्टर्स के हिसाब से, वैल्यूएशन के हिसाब से नहीं, पेयर कंपैरिजन फैक्टर के हिसाब से देखेंगे। भाई जो इंडस्ट्री में जो फैक्टर्स चल रहे हैं, भाई ये चेकलिस्ट है, इसके अंदर ये परफेक्ट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, उससे हम कंपेयर करेंगे अदर जो इसके कंपेटिटर्स है कि उनके मुकाबले ये कंपनी कैसी परफॉर्मेंस कर रही है। फिर तीसरा हम देखेंगे वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस महंगी है सस्ती है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के हिसाब से, प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से, तो वो देख लेंगे कि भाई कौन सी कंपनी सस्ती नजर आ रही है। फिर चौथा हम देखेंगे फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स हमेशा मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा रूल यही है कि पैसा कमाना, प्रॉफिट होना। प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो बिजनेस किसी काम का नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है तो ही वो बिजनेस काम का है। तो ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। पांचवा देखेंगे एंकर लिस्ट और जीएमपी। एंकर लिस्ट कौन कौन से बड़े इन्वेस्टर इंटरेस्टेड हैं, और जीएमपी देखिए फैक्टर एक अंदाजा होता है, इसके भरोसे नहीं रहना चाहिए, बट रेफरेंस के लिए भी जानना जरूरी है। मार्केट में ये चीजें चलती है, ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड होती है नहीं होती है, उसके बेसिस पर भी थोड़ा बहुत क्या है कि लिस्टिंग मिलने की संभावनाएं होती है, तो ये भी देखना जरूरी है। और छठा हम देखेंगे कंक्लूजन। भाई ओवरऑल कंक्लूजन क्या है लॉन्ग टर्म लिस्टिंग दोनों के हिसाब से, दोनों में से बेस्ट कौन सा है। तो हम इनको पॉइंट्स भी देंगे कि भाई पॉइंट्स में कौन आगे निकल रहा है कौन पीछे, ठीक है। तो देखिए मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रेकमेंडेशन नहीं होगा। ये सारी जानकारी अगर आप देखेंगे, थोड़ा ध्यान से वीडियो देख लेंगे, तो मुझे लगता है सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। फिर क्या है और कोई वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ध्यान से देखिएगा। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइन वगैरह करके रख लीजिए। तो अब देखिए पहले चीज है सेक्टर। तो देखिए सेक्टर मैंने आपको बताया काफी जरूरी है। तो सबसे पहला फ्रैक्टल एनालिटिक्स का अगर सेक्टर देखे तो वो क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जिसको बोलते हैं, और डेटा एनालिटिक्स पर कंपनी काम करती है। मतलब ये डेटा को एनालिसिस करना और एआई पर काम करना, मतलब ये सॉफ्टवेयर बना के देती है। तो काफ़ी सारे जो अलग अलग सेक्टर की कंपनियां उनको सॉफ्टवेयर अपने बना के देती हैं, और ये एआई बेस्ड है। इसके पास खुद के एआई मॉडल्स भी है, जनरेटिव एआईज भी है, ठीक है। तो ये सेक्टर क्या है, फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है। फ्यूचर के अंदर एआई की काफ़ी डिमांड रहेगी, अभी भी डिमांड है, फ्यूचर के अंदर और ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, ठीक है, अच्छा सेक्टर माना जाता है। दूसरा, कोई लिस्टेड प्लेयर्स नहीं है अभी, पीयर्स इसके जो लिस्टेड पीयर्स अभी कोई है नहीं। एक आधा है कोई लेटेंट व्यू एनालिटिक्स वगैरह, बट इसने आरएचपी में मेंशन नहीं किए हैं, ठीक है। अनलिस्टेड प्लेयर्स हैं इंडिया के अंदर, काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो एआई पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, मतलब ये डेटा एनालिटिक्स पर और सॉफ्टवेयर पर काम करती है। तो बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है। तो अभी के हिसाब से लो कंपटीशन है, कम कंपटीशन है। दूसरा है आई फाइनेंस। उसके अगर सेक्टर की बात करें तो एनबीएफसी कंपनी है। एनबीएफसी और फाइनेंस सेक्टर ये आप मान के चल सकते हैं, ठीक है। मतलब ये बैंक नहीं होता है, बट ये लोन वगैरह देने का काम करती है, ब्याज वगैरह से इसकी कमाई होती है। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो ये सेक्टर कैसा है कि हमेशा डिमांड रहती है। फाइनेंस सेक्टर, ये लोन वाला जो सेक्टर था उसकी डिमांड हमेशा रहती है, ठीक है। बट ये हाईली कॉम्पिटिटिव सेक्टर है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। लिस्टेड प्लेयर्स भी खूब है, अनलिस्टेड प्लेयर्स भी खूब है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि भाई थोड़ा बिजनेस मेंटेन रखना पड़ता है। इसके अंदर अगर टॉप कंपनी कहें जी, फाइनेंस सेक्टर की अगर टॉप कंपनी कहें तो बजाज फाइनेंस बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है, पर वो बहुत बड़े लेवल की कंपनी हो जाती है। तो ओवरऑल अगर सेक्टर में देखा जाए तो मुझे फ्रैक्टल एनालिटिक्स का सेक्टर ज्यादा अच्छा लगा, कम कंपटीशन वाला लगा, फ्यूचरिस्टिक लगा। तो उसके अंदर पूरा 1 पॉइंट मैं फ्रैक्टल एनालिटिक्स को देना चाहूंगा। हालांकि आई फाइनेंस का भी खराब नहीं है, बट थोड़ा सा वो बेहतर हो जाता है।
तो ये सेक्टर चीज क्लियर होगी। अब दूसरा है पीयर कंपैरिजन इन फैक्टर्स, जो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स है इसको मापने के लिए वो देख लेते हैं। तो देखिए पहला फ्रैक्टल एनालिटिक्स से शुरू करते हैं। तो इसका सेक्टर एआई का है। तो इसके अंदर क्या होता है कि 3-4 फैक्टर, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जिसको आईपी बोलते हैं। अब इसके पास इसके अंदर क्या होता है कि भी कंपनी अलग अलग, ये जब एआई वगैरह बनाते हैं या सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो ये क्या इनोवेशंस है, किसी भी सेक्टर को देने के लिए इनोवेशन। तो इनके पास 66 पेटेंट्स करवा रखे हैं इन्होंने। मतलब क्या होता है कि भी कुछ भी नई चीज आती, नई खोज होती है छोटी छोटी, तो उसके 66 पेटेंट्स हैं इनके पास और 28 उनमें ग्रांटेड पेटेंट्स हैं इनके पास। तो ये अच्छी बात है। अदर कंपटीटर्स के मुकाबले देखा जाए तो एक अच्छा इसके पास है। दूसरा आता है कि भाई अपने पीयर्स के मुकाबले इसकी फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी है। तो देखिए इसने रेवेन्यू में पिछले साल 26% की ग्रोथ दिखाई है। एबिटा मार्जिन के अंदर 17% जैसी ग्रोथ दिखाई है। बाकी अदर कंपटीटर्स जैसे लेटेंट व्यू एनालिटिक्स वगैरह है उनसे थोड़ा बेहतर है। बाकी जो बड़े प्लेयर्स है जैसे एक्सेंचर वगैरह है तो उनसे थोड़ा सा कम है। फिर तीसरी चीज आती है इंडस्ट्री फोकस या कहें डाइवर्सिफिकेशन कितना है। भाई एक ही सेक्टर पे तो डिपेंडेंसी नहीं है, तो इसकी एक सेक्टर पर डिपेंडेंसी नहीं, बहुत सारी सेक्टर्स को सर्विसेज देती है, पर ज्यादा अभी रिटेल और टीएमटी पर है फोकस। और हेल्थ केयर और बीएफएसआई के अंदर भी इसका फोकस जो है डाइवर्सिफिकेशन बढ़ रहा है। फिर चौथी चीज आती है वर्क प्लेस कल्चर कैसा है। भाई ये जो आईटी कंपनियां होती है, जो भी ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड या इनके वर्क कल्चर अच्छा होना चाहिए। मैन पावर ही है ज़्यादातर, वो अभी जो काम करने वाले लोग सॉफ्टवेयर पर जो काम करते हैं वो लोग ही करते हैं। तो वर्क कल्चर अगर अच्छा होता है तो क्या है कि बेहतर प्रोडक्टिविटी आती है। तो इसका वर्क कल्चर भी अच्छा है। जो इंटरनेट पर जानकारी अवेलेबल है, जो आरएचपीए के अंदर जानकारी अवेलेबल, उसके अनुसार बता रहा हूँ, लगभग 4.2 रेटिंग बनती है 5 में से इसकी। बाकी इसकी मार्केट पोजीशन कैसी है, भाई टॉप लीडिंग कंपनी में आता है नहीं आता। तो ये देखिए टॉप लीडिंग कंपनी में नहीं आता, मिड लेवल की कंपनी है। टॉप जायंट्स तो बहुत बड़े बड़े हैं जो आईटी से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड है, बट एक मिड लेवल की कंपनी है और अपने मिड लेवल सेगमेंट के अंदर टॉप में आती है ये कंपनी। अच्छी कंपनी, अच्छी पोजीशन कह सकते हैं। बाकी इसका क्लाइंट बेस बढ़िया है, जो फॉर्च्यून 500 जैसी कंपनी इसकी क्लाइंट है, तो मतलब इसकी डिमांड है, अच्छी कंपनी गिनी जाती है। तो ये होगी फ्रैक्टल एनालिटिक्स की बात। अपने पीयर्स के मुकाबले काफी अच्छी पोजीशन पर है ये, ठीक है, क्योंकि इसका क्लाइंट बेस अच्छा है। क्लाइंट बेस अच्छा होना क्या होता है कि भाई इसके पास कुछ अच्छी चीजें हैं, इसीलिए क्लाइंट बेस अच्छा है। फिर आती है आई फाइनेंस की बात। तो उसके भी अलग अलग कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे हमने रिव्यू वाले वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था। तो अब पहला चीज है एयूएम या लोन बुक कितनी है। मेन अभी ये लोन देने का काम है, तो लोन बुक ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो जो इसने पीयर्स मेंशन किए थे 5 स्टार बिजनेस और एसबीएफसी, तो उनसे थोड़ी इसकी लोन बुक कम है। 5 स्टार का थोड़ा ज्यादा है, इसका 6000 करोड़ रुपए के आसपास की है एयूएम। 5 स्टार का 12900, लगभग 13000 करोड़ रुपए के आसपास। एसबीएफसी का 10400 करोड़ रुपए के आसपास, तो ये छोटी है। फिर जो ग्रॉस एनपीए होता है, एनपीए कम होना चाहिए, मतलब एनपीए जिसका ज्यादा होगा वो रिस्की ज्यादा होगी, तो इसका 4.85% है। 5 स्टार का 3.18% और एसबीएफसी का 2.7%। तो एसबीएफसी सबसे सेफ मानी जाएगी, तो ज्यादा है तो इसका थोड़ा रिस्की है। फिर होता है एनआईएम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, मतलब दूसरे से ये पैसा लेके फिर आगे देती है, तो उसके बीच के अंदर इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना बचता है, तो इसका है 14%। 5 स्टार का 16%, एसबीएफसी का है 9%। तो इस मामले में ठीक ठीक कह सकते हैं, मतलब अच्छा इसका मार्जिन है, एनआईएम में अच्छा है। फिर सीएआर आता है। सीएआर एक सेफ्टी के लिए, मतलब कंपनी के पास कितना पैसा है एक्स्ट्रा, ताकि क्या है कि कंपनी के कुछ भी ऐसा हो जाए अनहोनी सिचुएशन, तो कंपनी के पास खुद का कैपिटल कितना है। आरबीआई का मैंडेट है कि 15% मिनिमम होना चाहिए, तो इसका है 32.2% के आसपास, बढ़िया है। 5 स्टार का है 51% के आसपास, तो उसका पास सॉलिड बैकअप है। और एसबीएफसी का है 35% के आसपास, तो वो भी अच्छी है। तो उनका ज़्यादा बेहतर है पीयर्स का अगर कंपेयर किया तो वो ज़्यादा बेहतर है, इसका थोड़ा सा कम है, खराब नहीं है, थोड़ा कम है। अब ये लोन किस टाइप के देती है, तो ये मिक्स में देती है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। 5 स्टार सिक्योर्ड लोन देती है पूरा, और एसबीएफसी भी पूरा सिक्योर्ड लोन देती है। तो ये थोड़ा एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि वो पूरा सिक्योर्ड लोन है, तो क्या है कि उनके पैसे डूबने का खतरा कम है। हालांकि रिस्क तो सब में होता है, ऐसा नहीं कि भी पैसा डूबता नहीं, डूबता है, सब जगह ऐसा होता है कि पैसा भी डूबता है, पैसा देंगे तो, पर उनके अंदर थोड़ा रिस्क कम है। तो पीयर कंपैरिजन हमने अगर किया फैक्टर्स के मुकाबले, तो फ्रैक्टल का थोड़ा सा बेहतर नजर आता है। आय का भी खराब नहीं है, फ्रैक्टल थोड़ा सा आगे निकल जाती है, तो उसके अंदर भी फ्रैक्टल को 1 पॉइंट मिल जाता है। अब तीसरी चीज आती है वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, महंगी है, सस्ती है। तो देखिए फ्रैक्टल का कोई भी अभी लिस्टेड पीयर्स इन्होंने नहीं बताया है, बट इसका पी अगर देखें तो वो 65 का है अभी का, और पोस्ट आईपीओ वो है 109 के आसपास का।
तो पी वाइज ये हायर साइड वैल्यूएशन है। प्राइस टू बुक भी 8 के आसपास का है तो भी ये हायर साइड है। तो मतलब ये महंगी वैल्यूएशन है फ्रैक्टल एनालिटिक्स की, सस्ती नहीं है। फिर आई फाइनेंस का अगर देखें तो पी वाइज ज्यादा महंगी नहीं है और प्राइस टू बुक वाइज भी सस्ती है। तो वैल्यूएशंस के मामले में आई फाइनेंस थोड़ा इससे बेहतर है, तो आई फाइनेंस को 1 पॉइंट मिल जाता है। तो ये पहला पॉइंट आई फाइनेंस का बन गया है। फिर चौथी चीज आती है फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स लॉस के अंदर है, प्रॉफिट के अंदर, ये कंपनी जरूरी है देखना। तो देखिए फाइनेंशियल्स दोनों के ही मजबूत है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई दोनों खराब है, किसी पॉइंट पे वो आगे तो किसी पॉइंट पे वो आगे है। जैसे आई फाइनेंस के पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि भाई वो कंपनी लगातार प्रॉफिट के अंदर रही है, मार्जिन वगैरह इसके अच्छे रहे हैं, ठीक है। बाकी जो डेट टू इक्विटी रेशियो वो नॉर्मल है, जो फाइनेंस कंपनियों पर इतना कोई ज्यादा मैटर नहीं करता है, तो फाइनेंशियली कंपनी वो भी मजबूत है आई फाइनेंस। और वही फ्रैक्टल एनालिटिक्स की बात करें तो 2024 के अंदर लॉस के अंदर थी, बट ये आईपीओ के बाद डेट फ्री हो जाएगी, अपना डेट वगैरह पे कर रही है और अभी FY25 में या FY26 में ये प्रॉफिट के अंदर है, ये अच्छी बात है। इसके भी मार्जिन वगैरह ठीक है, तो दिक्कत दोनों में ही नहीं है, दोनों की कुछ खास बातें हैं, तो आधा पॉइंट दोनों को मिल जाता है फाइनेंशियल्स का, ठीक है। अब पांचवा पॉइंट है एंकर लिस्ट और जीएमपी। एंकर लिस्ट आज आ जाएगी, बट मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक नहीं आई है, तो एंकर लिस्ट बाद में डिस्कस करेंगे। बट फ्रैक्टल एनालिटिक्स का इश्यू साइज बड़ा है, तो एंकर लिस्ट अच्छी आने की उम्मीद है। वहीं देखिए आई फाइनेंस, इसका भी इश्यू साइज ठीक है, तो इसकी भी एंकर लिस्ट ठीक आ सकती है, ठीक है। तो मुझे लगता है एंकर लिस्ट में लगभग ये बराबर ही रहेंगे, ठीक है, न्यूट्रल जैसा ही रहेगा एंकर लिस्ट। जीएमपी की बात करें तो जीएमपी देखा जाए तो अभी फ्रैक्टल एनालिटिक्स की 10% के आसपास है, 5 से 10% के बीच में हम मान के चले, तो फ्रैक्टल एनालिटिक्स को पूरा 1 पॉइंट नहीं दूंगा, आधा ही पॉइंट दूंगा, जीएमपी कम है। और वहीं आई फाइनेंस की बात करें तो ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड नहीं, तो 0 पॉइंट मिल जाता है आई फाइनेंस को, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। अब हमारा ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, पहले पॉइंट्स देख लेते हैं ओवरऑल कंक्लूजन के अंदर। तो देखिए पॉइंट अगर देखें तो फ्रैक्टल एनालिटिक्स के सबसे पहले और फिर उसके साथ हम उसी का पॉइंट देख लेते हैं आई फाइनेंस का। तो सेक्टर के मामले में हमने पॉइंट दिया था फ्रैक्टल को, तो 1 पॉइंट उसका जुड़ जाता है। फिर दूसरा पीयर कंपैरिजन किया था, उसके अंदर भी फ्रैक्टल थोड़ा आगे था, उसको भी 1 और पॉइंट मिल जाता है। फिर वैल्यूएशंस की बात आई थी, तब आई फाइनेंस को 1 पॉइंट मिला था, ठीक है। फिर फाइनेंशियल्स की बात आई तो दोनों को आधा आधा पॉइंट मिला है। फिर बात आती है एंकर लिस्ट और जीएमपी की, तो एंकर लिस्ट में अभी तो आई नहीं है, जीएमपी के मामले में आधा पॉइंट मिल जाता है फ्रैक्टल को और 0 पॉइंट मिलता है आई फाइनेंस को। अब अगर टोटल हम करते हैं, जो हमने 5 पॉइंट्स देखे, तो उनमें से फ्रैक्टल एनालिटिक्स को 3 पॉइंट मिलते हैं और वहीं आई फाइनेंस को 1.5 1.5 पॉइंट मिलता है, ठीक है। तो मतलब जो ये आंकड़े हैं, जो डेटाज है, उस हिसाब से फ्रैक्टल थोड़ी सी बेहतर नजर आती है, ठीक है। बट देखिए आंकड़े ही सब कुछ नहीं होते हैं, दूसरी चीजें भी जानना जरूरी है, ओवरऑल मार्केट में डिमांड भी जानना जरूरी है। अब देखिए दोनों कंपनियों का ओवरऑल कंक्लूजन देखिए, अभी आंकड़े पॉइंट्स हटा देते हैं, अब दोनों का कंक्लूजन हम देखते हैं, तो दोनों ही कंपनियां ओवरऑल अगर देखा जाए तो ज्यादा कोई रिस्की नहीं है। एक ऐसी कंपनियां होती है जो बहुत ज्यादा रिस्की होती है, ठीक है ना, बहुत महंगी वैल्यूएशंस लेके आ जाते हैं या फाइनेंशियल्स खराब होते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। बराबर बैलेंस्ड कंपनियां दोनों ही नजर आ रही है, खराब नहीं है, ठीक है ना, एक खराब कंपनी कहते वो नहीं नजर आ रही है। बट लॉन्ग टर्म में जो ज्यादा एडवांटेज नजर आ रहा है वो थोड़ा फ्रैक्टल के पास एडवांटेज ज्यादा है। पर्सनली मुझे जो कंपनियां दोनों ही पसंद आई, लॉन्ग टर्म के हिसाब से दोनों ही इतनी जबरदस्त नहीं लगी। लॉन्ग टर्म में जबरदस्त अगर लगती तो देखिए फ्रैक्टल मुझे थोड़ा अट्रैक्टिव लगती, बट उसके कुछ कुछ चीज़ों में जैसे दिक्कत है, जैसे प्रमोटर होल्डिंग कम है और सारा बिजनेस एक्सपोर्ट से आता है, मतलब यूएसए ज़्यादा फोकस्ड है। अगर एक ही कंट्री पर ज़्यादा फोकस ज़्यादा है, ऐसा होता है कि ज़्यादा कंट्रीज पर फोकस्ड होता तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहता। उसका 65% जो आता है बिजनेस वो यूएसए से ही आता है। अगर यूएसए से ज़्यादा से ज़्यादा 20-25% आता तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे लगता है कि भाई ये लॉन्ग टर्म में इफेक्ट डाल सकती हैं, इसीलिए मुझे वो लॉन्ग टर्म में पसंद नहीं है। लॉन्ग टर्म में सारे चीज़ें क्लियर, सारे फंडे क्लियर होने चाहिए, तब क्या है कि वो लॉन्ग टर्म में रखने जैसी होती है, उसके अंदर रिस्क क्लियर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खराब है कंपनियाँ, मैं मेरी हिसाब से, आप काफ़ी लोग पूछते हैं ना आपकी राय क्या है, तो मुझे पसंद ये है चीज़ कि मैं लॉन्ग टर्म में ऐसी चीज़ें रखता हूँ। दोनों ही कंपनियाँ बैलेंस्ड और अच्छी नज़र आ रही है। जो मैंने फैक्टर्स थे वो आपको बता दिए, आपने कंपैरिजन कर पे वो पूरा कंपैरिजन भी देख लिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी कंपनी बेहतर है, आपको किसके साथ जाना चाहिए। अभी लिस्टिंग गेज में तो यही ज़्यादातर लोग जीएमपी वगैरह देखते हैं, तो अभी जीएमपी तो जो डिमांड वगैरह आ रही है वो ज़्यादातर अभी फ्रैक्टल की दिख रही है। बाकी एंकर लिस्ट भी आ जाएगी, वो भी डिस्कस कर लेंगे, तब आगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और सब्सक्रिप्शन वगैरह मिलेगा तो उससे और भी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। अभी के लिए थोड़ा फ्रैक्टल का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, बाकी कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाएं।
आप लोग क्या करने वाले हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के बाद अगर आपकी हेल्प हुई है तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि क्या है कि हमारी मेहनत सफल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए। तो ये ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।